अब हम लोग सबसे पहले मानव संसाधन के संगठन को जान लेते हैं। संगठन अर्थात घटक, जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो मानव संसाधन के कौन से संगठक है, इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि मानव संसाधन के कौन कौन से संगठन हैं, जैसे आयु है, लिंग है, साक्षरता है, जनसंख्या घनत्व है और जीवन स्तर है। ये सभी मानव संसाधन के संगठन होते हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग अब प्राप्त करेंगे। इसी में सबसे पहले हम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात स्त्री पुरुष के अनुपात को कहा जाता है। लिंग क्या है ये जान लें। स्त्री या पुरुष, बालक या बालिका, इसी को तो हम लोग लिंग कहते हैं। तो लिंगानुपात का निकालने का क्या कारण है? लिंगानुपात निकालने का कारण ये है कि इसी के अनुसार हमारे देश के विकास में जो योजनाएं बनती हैं वो भी बने और देश के विकास में सहायक हों। तो लिंगानुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम जनगणना करवाते हैं, यानी हमारा भारत देश जनगणना में हर स्त्री और पुरुष की अलग अलग गणना करवाता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जब जनगणना कराई जाती है तो उसमें देखा जाता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। यही लिंगानुपात है। देखने का प्रयास किया जाता है कि महिला ज़्यादा है या पुरुष, या दोनों बराबर हैं। इसको निकालने के लिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियों की संख्या है, ये जानकारी प्राप्त की जाती है। तो जैसे अगर हम किसी भी देश का लिंगानुपात 1000 है तो ये माना जाता है कि उस देश में स्त्री और पुरुष की संख्या बराबर है। उसी तरह अगर लिंगानुपात 1100 बताया जाता है तो 1000 पुरुषों के पीछे 100 स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। और यदि लिंगानुपात 1000 से कम बताया जाए तो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कम है। 1100 में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या अधिक है और 1000 से कम बताया गया तो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कम है। यह है लिंगानुपात का आंकड़ा। और जब स्त्रियों की संख्या कम होती है तो इसे प्रतिकूल लिंगानुपात कहा जाता है, जो किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। सबसे अच्छी स्थिति अनुकूल लिंगानुपात की होती है, जहाँ पर जिस देश का आंकड़ा 1000 होता है, यानी दोनों स्त्री और पुरुष की संख्या बराबर है, तो ये आंकड़ा अच्छा अनुपात माना जाता है। अब आपको यहाँ भारत देश का मानचित्र दिख रहा है। इसके आधार पर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे पूरे भारतवर्ष में किस राज्यों में कितने लिंगानुपात है। जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमारे देश का जो लिंगानुपात निकला था वो है 943, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। यह मानचित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। आपकी ये जो पाठ्य पुस्तक है इसमें इस पृष्ठ पे आप देखेंगे ये मानचित्र बिल्कुल उसी तरह दिया गया है जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। वही रंग, उसी तरह की पट्टी बनी हुई है। इस मानचित्र को देखने के बाद कक्षा समाप्त होने पर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इस मानचित्र को देखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको देखा कैसे जाए। इसमें आपको ये मानचित्र दिख रहा है पूरा, इसमें अलग अलग रंग की पट्टियाँ दिख रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आपको एक पट्टी भी दिखाई पड़ रही है जो 5 रंगों की पट्टी बनी हुई है। गाढ़ा लाल जिसपे काले रंग के धब्बे पड़े हुए हैं, हल्का लाल, पीला, हरा और गाढ़ा हरा। इसी के ऊपर आपको कुछ संख्याएं दिख रही हैं। इन संख्याओं का आधार है कि इस रंग में और इस रंग के बीच में जो संख्या दिखी है, यानी इस रंग का जो राज्य यहाँ बना हुआ है, इस रंग के राज्य जो यहाँ पर हैं, उनके बीच में इतनी जनसंख्या है, इतनी संख्या महिलाओं की है। उसके आगे आप देख रहे हैं इन दोनों रंगों के बीच में जैसे 925 लिखा है, यानी लाल रंग के जो राज्य हैं और जो पीले रंग के राज्य हैं उनके बीच में 900 से 925 तक की लिंगानुपात है। इसी तरह अब आप और भी देख लीजिए, 950 भी लिखा हुआ है और 975 लिखा है, यानी पीले और हरे के बीच में 925 से 950 तक का लिंगानुपात है और हरे से और गाढ़े हरे के बीच में 950 से 975 तक का लिंगानुपात है।
तो इस तरह का लिंगानुपात हमारे देश में है और आपको इस मैप में दिखाई पड़ रहा है। यही इसी तरह से आप अब क्या करेंगे, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से ये मानचित्र निकाल लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी ज़्यादा से क्रम की तरफ कि किस राज्य में कितने लिंगानुपात हो सकता है, किस में कितना है, कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है। जैसे केरल सबसे ज़्यादा हुआ, यानी हरे रंग से रंगा गया है, गाढ़े हरे रंग से। उसी तरह से बढ़ते से ज़्यादा से कम की तरफ क्रम बनाते हुए इस काम को आप कर डालिएगा। इसी मानचित्र के आधार पर जो एक निष्कर्ष निकल कर आया, उस निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो अनुकूल लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। केरल हैं, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। केरल राज्य को तो में महिला और पुरुष दोनों के हिसाब से जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी लिंगानुपात हमारे अनुकूल है, यानी हमारे देश के अनुकूल है। उसी के अलावा जो प्रतिकूल यानी महिलाओं की संख्या बहुत कम है, वहाँ वाले राज्य जो निकले हैं वो है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें हमारे देश में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। जम्मू कश्मीर को राज्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जब बताया गया था, जब ये आपकी पुस्तक में दिया गया था, तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। आज 5 अगस्त 2019 को इसका राज्य का दर्जा समाप्त करके जो विशेष राज्य का दर्जा था वो खत्म करके अब उसको केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया है। अब आपको एक आंकड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। ये आंकड़ा आपकी पाठ्यपुस्तक के कवर पृष्ठ पे है। यही पाठ्यपुस्तक और उसके इस कवर पृष्ठ पे ये आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़े में जो हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तब 1900 के बाद 1951 में जो प्रथम जनगणना कराई गई, उससे लेकर अब तक 2011 तक की जो जनगणना है उसके अनुसार हमारे भारत देश में कितना लिंगानुपात था इसके बारे में बताया गया है। जनगणना 10 वर्ष बाद होती है तो इसमें भी 10 वर्ष बाद ही गणना बताई गई है। इसमें आपको अब दिखाई पड़ रहा होगा 1951 में हमारे देश में 946 महिलाएं थीं 1000 पुरुष के पीछे। 10 वर्ष बाद 61 में 941 महिलाएं हो गई, कम हो गई। 71 में आके पुनः 930 हो गई, फिर से कम हो गई। 81 में 934 और कम हो गई। 91 में आकर 927 पुनः कम हो गई। 2001 में बढ़ गई, 933 हो गई। और 2011 में भारत सरकार के प्रयास के द्वारा बहुत सारे योजनाओं के बनने के कारण बढ़ते हुए 943 की जनसंख्या हमारे यहाँ 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की हो गई। ये आंकड़ा आप अपनी पाठ्यपुस्तक में भी जरूर देखिएगा। हमारे देश में जो प्रतिकूल लिंगानुपात है, यानी हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है, इसके क्या कारण हैं? इसके कारण अनेक हैं। भारत में बालिका के जन्म पर उतनी खुशी नहीं मनाई जाती है जितना कि बालकों के पालन पोषण और जन्म पर मनाई जाती है। कारण ये है कि ये हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। यद्यपि कि आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज जो हमारी स्थिति है वो अलग है, क्योंकि हमारे अब दोनों को समान अधिकार प्राप्त होने पर ही किसी देश का विकास हो सकता है। इसलिए हमारे देश में दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो गया है। बालिकाओं के जो लिंगानुपात का प्रतिकूल लिंगानुपात का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर कभी कभी बालिका को भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है, जिसे बालिका भ्रूण हत्या कहा जाता है। यद्यपि कि आज की सरकार ने इसे अपराध घोषित किया है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ ही जाती है जो एक अमानवीय अपराध है। बालिका भ्रूण हत्या से संबंधित आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 67 पर एक खुशबू नामक बालिका की कहानी दी गई है जो इस प्रकार है। खुशबू आज एक जानी मानी डॉक्टर है। उसके माता पिता उसको उस पर बेहद गर्व है, लेकिन खुशबू के बचपन की परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी कि आज हैं। अपने माता पिता की यह दूसरी संतान है। इसके पूर्व में भी खुशबू के माता पिता को जो पहली संतान थी वह एक लड़की थी, अतः उनके माता पिता को दूसरी संतान लड़का चाहिए था।
खुशबू के पिता ने तो उसे गर्भ में ही हत्या करने की बात सोच ली थी, लेकिन खुशबू की माँ को ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। और आज जब खुशबू इतनी बड़ी डॉक्टर हो गई है तो उसके पिता को अपनी गलती का एहसास है कि उसने अगर ऐसा किया होता, यानी भ्रूण हत्या जैसा अमानवीय व्यवहार किया होता, तो आज खुशबू जैसी बालिका उसकी बेटी जैसी नहीं होती, जो एक आज जानी मानी डॉक्टर, और देश को एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता। विचार करिएगा, क्या इस तरह की बालिकाओं के प्रति व्यवहार उचित है? क्या समाज में अगर बालिका या लड़कियों की संख्या कम होती जाए तो हमारे समाज का क्या होगा?